छाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। तेरे मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में। याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को। आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज से आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे सुप्रसिद्ध फिल्मकार मनोज कुमार। 24 जुलाई सन 1937 को एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के अलंकरण से सम्मानित मनोज कुमार को सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक उल्लेखनीय प्रेरक फिल्में दी हैं। आइए सुनते हैं भारतीय फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। मनोज कुमार जी, नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे विविध भारती के बारे में क्या कहना है आपका। देश की सबसे सुरीली धड़कन। कमल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूं, आपने मुझे याद किया। सिनेमा क्या रहा है आपके लिए? पैशन है, क्या रहा आपके लिए सिनेमा? पैशन रहा नहीं, पैशन है और आखिरी दम तक रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि सिनेमा मेरा ऑब्सेशन था। खुशकिस्मत इसलिए कि मेरा ऑब्सेशन ही मेरा हर वक्त सिनेमा, नींद में भी, ख्वाबों में भी सिनेमा, कहानियां, शॉर्ट्स यही चलते रहते हैं कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हुआ। तो एक बार इसकी आदत लग गई, सिनेमा पल्ले पड़ गया तो इससे छुटकारा। कोलंबस निकला था भारत की तलाश में, मिल गया उसको अमेरिका, लेकिन कष्ट बहुत हुआ था कोलंबस को भी। लेकिन आज अमेरिका जाने के लिए किसी को कष्ट नहीं होता, तो सुविधाएं बढ़ती गईं और अच्छी बात है। जो करेक्टर आर्टिस्ट सारे 2,500 रुपए के लिए फिल्मी दफ्तरों में बैठते रहते थे, आज जिसने मुंह पे मेकअप लगा लिया तो दूसरे तीसरे दिन उसके पास कार आ जाती। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सिनेमा के साथ टीवी भी तो जुड़ा हुआ है, छोटी बहन है ये फिल्म की। लेकिन कोई भी चीज आसानी से मिल जाए और बहुत आसानी से मिल जाए, उसकी कदर कम होती है। जो जरा कठिनाई से मिले उसकी कदर बहुत होती है। जब 1956-57 में मैंने पावन बम्बई की पावन धरती पे अपने कदम रखे, तब समाज भी बहुत सुधरा हुआ था। काम ढूंढने में पहले तो थोड़ी झिझक आती थी कि क्या करने आए हो बम्बई, क्या कर रहे हो, ये कहने में जरा झिझक होती थी कि साहब हम फिल्म में काम करने आए हैं। आज के बच्चे फिल्मों में या टीवी पे आते हैं तो माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं, जी हमारा बेटा या हमारी बेटी सीरियल में काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं। तो जब दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई तो तारामती का रोल एक होटल के बहरे ने किया था। एक जमाना वो था, ये जमीन थी बड़ी जरखेज, लेकिन उस पे हल चलाने वालों को हंटर पड़ते थे समाज के। दादा साहब फाल्के और देशर ईरानी साहब, महुरा पेंडेरकर साहब,
वी शांताराम साहब, इन्होंने इतनी मुश्किलें, इतने ताने सह कर हमारे लिए खेत तैयार किया, जिसपे अब हल चलता है। कोई गालियां नहीं देता, बल्कि देखने आते हैं कि हम हल कैसे चला रहे हैं, हमसे सीखने आते हैं कि हम फिल्म कैसे बना रहे हैं। वैसे हर एक फिल्म वाला घर में सब्जियां बनती हैं सबके, आपके भी शर्मा जी बनती हैं सब्जियां। मटर खासकर हम भारत वालों के घरों में बहुत बनते हैं। तो हम सब जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, वो चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे टीवी के, चाहे सिनेमा के, तो हम मटर की कमाई खा रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? कि दादा साहब फाल्के के पिताजी ने उनको जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डाला। उसके बाद वो काम करने लगे जो पेपरों में ब्लॉग्स आते हैं पब्लिसिटी के, उसके लिए। तो कंपनी वालों ने देखा कि ये लड़का होशियार है, तो सुपीरियर ब्लॉग्स बनाने के लिए उनको जर्मनी भेजा गया। वो काम सीख के वापसी में एक स्टिल फोटोग्राफी का कैमरा ले आए। फिर आ गए, मुंबई में थे। तो जहाँ आजकल मुंबई में हरकिशन दास हॉस्पिटल है, वहाँ एक टूरिंग टॉकी होती थी। तो दादा साहब फाल्के ने वहाँ एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद उनकी रातों की नींद हराम हो गई कि अगर क्राइस्ट की लाइफ बताई जा सकती है, हमारी देवी देवताओं की अवतारों की लाइफ क्यों नहीं बताई जा सकती। उस कोशिश में, उस उम्मीद में, उस चाह में, उस लगन में उन्होंने फिल्म बनाने का सोच लिया था। उनकी पैदाश भी बड़े पावन स्थान पे हुई, तीर्थ स्थान था अपना त्रिम्बकेश्वर, गोदावरी जी वहां से निकलती हैं। तो एक दिन वो बैठे हुए घर में, तो गमला बोलते हैं या कुंडी बोल लीजिए, जिसमें पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं। तो कुछ ख्याल आया और उन्होंने जरा मट्टी वट्टी खाद वाद ठीक की, तो एक मटर का दाना उसके ऊपर रख के उसकी तस्वीर खींच ली। फिर उसको आधा दबाया और फिर तस्वीर खींची, फिर बिल्कुल दबा दिया तो फिर तस्वीर खींची। अब 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन वेट किया तो एक अंकुर सा फूटा। उन्होंने एक तस्वीर उसकी ली। फिर 5-7 दिन इंतजार किया, जब वो एक शक्ल इख्तियार की उसने, तो फिर दूसरी तस्वीर ली। जब पूरा फूल चुका हो तो 3 तस्वीरें ली उन्होंने, और 3 तस्वीरें लेके वो अपने मित्र के पास गया। तो उन्होंने उसी सीरियल में फोटो लगा के दिखाई कि 1, 2, 3 फिल्में ऐसे बनती हैं। दोस्त उनका उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और पहले पैसे उसने दिए कि तू फिल्म बना। उसके बाद उनकी जो पहली पत्नी का तो देहांत हो चुका था, दूसरी पत्नी जिनका नाम सरस्वती था, उन्होंने अपने गहने बेच के उनको दिए। तो वहां से बनी हरिश्चंद्र, और ये मटर की कमाई है जो हम खा रहे हैं। मटर बड़ा हिस्सेदार है। ये बड़ी अजीबोगरीब लाइन है। इससे अच्छा कोई दूसरा पेशा नहीं होगा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हर चीज जो है उसमें क्रिएटिविटी है, और ये संसारी क्रिएटिविटी से चल रहा है। तो दादा साहब फाल्के का दौर था। फिर अर्देश्वर ईरानी साहब आए, उन्होंने टॉकी लाई, टॉकी आलम आरा, और एक्स्ट्रा का रोल था, भले जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं उन्हें। तो पहला डायलॉग अगर किसी ने बोला तो वो श्री पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने अर्देश्वर ईरानी साहब की फिल्म में काम किया था। फिर धीरे धीरे फिल्में बनने लगी, दौर बदला, लोग और आए, फिल्में कामयाब हुई। तो जैसे हमारी फिल्में पहले सिल्वर जुबली किया करती थीं, कभी 25 साल भी हुए थे। जब 25 साल हुए थे तो काला घोड़ा पे एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। उस समय के चोटी के कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मंच पे थे। तो श्री पृथ्वीराज कपूर साहब ने किसी को भीड़ में देखा, नीचे उतरे, और जिनको देखा था उनका बाजू पकड़ के सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर लाए। वो शख्स कोई दूसरा नहीं था, भीड़ में खड़ा हुआ वो इंसान स्वयं दादा साहब फाल्के थे। पृथ्वीराज जी ने उनकी शान में जो कहना था कहा, और फिर माइक फाल्के साहब के हाथ में दिया। उन्होंने भावुक होकर जो कहना था कहा, और अंत में उन्होंने इतना ही कहा
कि मेरी शकुंतला का ध्यान रखना। ये इतनी गहरी बात थी, लेकिन हम लोग उस शकुंतला का ध्यान नहीं रख सके। शकुंतला का मतलब है अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का, अपनी मर्यादा का। कहने का मतलब ये था कि पितामह जो हैं उनको भी भीड़ में खड़ा होना पड़ता है। बड़ी जानलेवा पांव जमा सका। यहाँ स्ट्रगल का कोई अंत नहीं होता। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के भी वहां मैं रुका रहूं नहीं। कुदरत का दस्तूर है कि आपको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन आपकी कला और आपके दिमाग, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जिस हिम्मत से आप ऊपर चढ़े थे एवरेस्ट से, जिस लगन से, जिस अभिमान से, उसी तरह उसी शान से धीरे 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 आना भी सीखना चाहिए। तो हमारा जो दौर था, जिसे आप बड़े अच्छे शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा दौर था, गोल्डन एरा था। उस जमाने में समाज में ठहराव था, लोग सोचते थे, एक लगन थी। वो जमाना वो नहीं था कि सेट टीवी रखी और डीवीडी चलाई और कैमरामैन से कह दीजिए कि साहब ये शॉट लगा दो, या अपने आर्टिस्टों से कह दिया जाए कि साहब ये कपड़े हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम शकुंतला का ध्यान नहीं रख सके। और पत्रकार लिखते भी हैं कि ये फलां इंग्लिश पिक्चर की कॉपी है। और फिर आजकल अवार्ड शोज इतने हो गए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, और वहाँ अवार्ड मिलते हैं, और वो राइटर जिनके बारे में लिखा गया है कि इन्होंने इस फिल्म की कॉपी की है, उनको अवार्ड मिलता है। वो बड़ी शान से अवार्ड लेने भी जाते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। दादा साहब फाल्के आत्मा तो है ही है, वो जरूर कहीं उनकी आंख से आंसू टपकता होगा। क्या मैंने हिंदुस्तान में फिल्में इसलिए बनानी शुरू की थी? इस तरह ये मेरी शकुंतला का ध्यान रख रहे हैं। ना वो गीत, ना संगीत, ना वो लिरिक्स, ना वो डायलॉग्स, ना वो मर्यादा, ना वो इमोशंस। मैं मानता हूँ कि आज के फिल्म बनाने वाले या फिल्मों में काम करने वाले अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आज के समाज की देन है, और आज जमाना वो आ गया है। एक वक्त था कि आदमी सोचता था कि उसकी एम्बिशन, पहली एम्बिशन होती थी कि वो साइकिल खरीद ले, फिर स्कूटर ले, फिर गाड़ी ले। आज पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस के बगैर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। इंसान अगर यही समझ ले कि मेरी जिंदगी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसको खा लिया बगैर सोचे हुए कि जिंदगी भी कोई चीज है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता। कुछ नौजवान लड़के हैं जो इस बिगड़े हुए दौर में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जो मजे हुए हैं उनसे प्रेरणा लेके अपने आप को समाज के प्रति कुछ अच्छा दिखाना है, अच्छी देन देनी है। लोग आजकल 200 250 रुपए की टिकट लेके जाते हैं, तो उनको कुछ विचारधारा भी तो देनी चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति। हमारा कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा या डायरेक्ट करूंगा। मैं मुंबई आया था 2 लक्ष्य लेके कि हीरो बनना है और 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख माँ बाप के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए, 1 लाख अपने लिए। लेकिन मेरी शायरी और लिखने में मेरी रुचि थी। मेरे पिताजी बहुत माने हुए शायर थे, तो मेरे अंदर गांधी जी तो बसे ही हुए थे, लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ पात्र और था जिसका नाम भगत सिंह है। उन पे किताब नहीं थी, तो मैंने 18-19 साल की आयु से बड़ी रिसर्च की, और 22-23 साल तक मैं फिल्मों में काम करते हुए भी वो रिसर्च करके मतलब देल हुई। दूसरी फिल्म में शम्मी कपूर साहब भगत सिंह थे, और प्रेमनाथ जी अपने अरूज पे थे, उन्होंने चंद्रशेखर का काम किया, और विश्राम बेडेकर साहब उनके डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई।
लेकिन वो दिन थी कि चंद्रशेखर आजाद फ्रेम में एंटर होते हैं, ट्रॉली बैग जाती है, इतना ही लिखा हुआ था। तो मैं पहले दिन शॉट में सेट पे नहीं होता, बस एक कुछ है। मैं अपना मेकअप रूम में दाढ़ी लगा रहा था तो मेरे पास आए शर्मा साहब कि भाई अब करें। केवल कहने लगा, यार पिलर टू पोस्ट तक भाग भाग के पैसों का बंदोबस्त किया, उधार लेके पैसे आया हूँ, तो किसी तरह आज तू निभा ले, मरता क्या ना करता। तो वो दिन शूटिंग की मुझे करनी पड़ी एज डायरेक्टर। पगड़ी संभालो पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, सवारे सोए खेत जगाए, सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए। फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, लुट गया माल तेरा या माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जट्टा। ओ सदियों के ठहरे पानी, सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा, लुट गया माल तेरा लुट। ये ले भाई, खेले क्यों? मैंने कहा घड़ी का और फिल्म मेकिंग का कोई संबंध नहीं। हम सोचते हैं कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा, वो 1 दिन ले लेता है। 1 दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है। तो मैंने फिर घड़ी नहीं बांधी जब तक शूटिंग कर। दौरान आपकी भेंट शहीद आजम भगत सिंह जी की माताजी से भी हुई थी, उस भेंट के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने पहली बार मुझे जब देखा, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बीमार थी, केवल साहब के साथ मैं गया, वो दवाई खाने से इनकार कर रही थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात भगत सिंह जी के साथ थी, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ भी हुई। छोटे भाई जो भगत सिंह के थे, कुलतार सिंह, उन्होंने मिलाया मुझे। तो माँ ने देखा सर से पांव तक मुझे, इंच बाई इंच, मीटर बाई मीटर देखा कि ये है कि नहीं। कैसा है बेटा? चंगा भला हूं माँ, तू कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। क्यों नहीं? जिस माँ का बेटा अपनी बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश नहीं होगी? जरूर होगी। कुलतार जी ने पूछा कि माँ जी क्या? कहती हाँ हाँ वैसा ही तो लगता है। तो मैंने कहा जी फिर आप दवाई खा लीजिए। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने भाई का पंखा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सबको भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोच माँ, ऐसा कभी मत सोचना। भगत, तू इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा? तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैं वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। माँ, मेरी बात याद रखना माँ। शहीद की प्रीमियर पे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो बहुत प्रभावित हुए, पूरी फिल्म देखी, भाषण दिया, और रात को 2-2:30 बजे मुझे प्राइम मिनिस्टर से फोन आया। मैं सुबह गया, बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बड़ा
इनकरेज किया और फिर कहने लगे, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? बेसाख्ता मैंने उनके पांव छू लिए। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, हवाई जहाज पे कभी कभार किया था, पहले बहुत किया था। बहरहाल मैंने एक मोटी डायरी ले ली और 4-5 बॉल पेन ले लिए और दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी। फरीदाबाद क्रॉस करते हुए तो खेत आने लगे। मैं खेतों को देखता रहा। खेतों में वो लाइनें बनी होती हैं। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा उस उपकार के लिए, तो ये धरती एक ऐसी हथेली है जिसपे किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें। सफर था, मैं सोया नहीं। मुंबई सेंट्रल उतरा तो उपकार की कहानी तैयार थी। हाँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए मुझे 7-8 दिन। तो कठपुतले हैं, ऊपर वाला जिस तरफ ले चले हम चल पड़ते हैं। उसने आप पे उपकार किया और आपने हम सब पे उपकार किया। ये 2 फिल्में टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ कि करियर की है। एक फिल्म मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मैंने 5-6 साल जो रिसर्च की ना, तो मैं पहला राइटर हूँ जिसको गवर्नमेंट का नेशनल अवार्ड मिला एज स्टोरी राइटर। अवार्ड लेके मैंने कुछ छलांगे या पार्टियां नहीं की। मुझे दिल में बड़ी रूहानी खुशी हुई कि मेरी रिसर्च पे सरकार ने एक ठप्पा लगा दिया कि ये भगत सिंह और उनके साथियों की सही कहानी है। एक सरकार का ठप्पा। दूसरा, जब अवार्ड मिले तो मेरे पिताजी पंजाब गए और राजमाता को, भगत सिंह जी की माता को, श्रीमती विद्या देवी को लेके आए और हमें जो अवार्ड मिले वो इंदिरा जी के हाथों से उनको दिए और इंदिरा जी ने उनको पांव भी छुए, गले भी लगाया, नमस्कार भी किया और हॉल में लोग 15-20 मिनट तक तालियां बजाते रहे। हमें उस माँ की सेवा करने का भी मौका मिला इसी माध्यम के द्वारा। बात यह है कि हमारे लिए ये एक ऑब्सेशन था, एक मिशन था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स, उनके लिए ये प्रोफेशन था, हमारे लिए एक श्रद्धा थी। मैंने कहा प्यारे अब दिल की बात मान, जिस तरफ दिल ले चले। हालांकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया हुआ है जी, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। मैंने कहा चल अब मनोज कुमार दिल की बात मान। मनोज जी, शहीद का जो म्यूजिक है मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। जरूर बात कीजिए। ये बड़ा एक टेढ़ा क्वेश्चन था। आज तक जिंदगी में मेरी और केवल कश्यप साहब के दौरान कभी थोड़ी सी भी टेंशन नहीं आई। तो केवल साहब एक ट्रेंड सेटर थे पब्लिसिटी में, PRO। वो शंकर जयकिशन साहब, OP नैयर साहब और रवि साहब की पब्लिसिटी करते थे। और इन दिनों अगर शंकर जयकिशन या OP नैयर साहब का नाम ले लिया जाए तो फिल्म बिक जाती थी। और वो केवल के लिए फ्री काम करने को तैयार थे। मैंने कहा केवल यार अगर ये फिल्म बनानी है तो प्रेम धवन का म्यूजिक चाहिए। कहते यार 1-2 गाने ले लेंगे उनसे। मैं केवल फिर नहीं। तो केवल को मेरा बुरा मूड बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने बोला चलो ठीक है। प्रेम धवन साहब के घर गए तो उन्होंने मजाक समझा। फिर उन्होंने बोला यार मैं कुछ गीत लिखता हूँ, मेरी दाल रोटी चलती है, कहीं इसी से। मैंने कहा प्रेम जी एक बात सुन लीजिए, अगर आप म्यूजिक नहीं देंगे तो हम ये पिक्चर नहीं बनाएंगे। कहानी में सुना चुका था उनको। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं करूंगा। और दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे बुलाया, मैं और केवल साहब गए और उन्होंने थीम सॉन्ग सुनाया, ए वतन ए वतन। गाना पास हुआ। सिर्फ एक जगह हम अटक गए। जब गाना आया सरफरोशी की तमन्ना, उन्होंने 6-8 ट्यूनें बनाई। मेरा कुछ, मैं कहूँ प्रेम जी मुझे चिढ़ आ रही है, सरफरोशी की तमन्ना। कहता मैं क्या करूं, ये मार्शल सॉन्ग है। प्रेम जी मैं नहीं, मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था। RA मिल कॉलोनी में कोई फाइट करके पैकअप हुआ तो गाड़ी में बैठा हुआ था, कुछ गुनगुना रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या गुनगुना रहा था, थका हुआ था। तो मेरा ड्राइवर थोड़ा म्यूजिकल माइंडेड रहे मियाँ, वो कहने साहब ये बिल्कुल फिट है, ये बिल्कुल फिट है। मैंने कहा क्या फिट है? कहता अभी आप जो गा रहे थे। मैंने कहा क्या? कहता पहले आप बुलबुल मत रोइए। ओ मैंने कहा हो, वो नूरजहां जी का एक गाना था, बुलबुल मत रो यहाँ
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। राग दरबारी। मैंने कहा जल्दी ले प्रेम धवन साहब के घर पे। मैंने उनको सुनाया, कहने लगे मनोज जी ये सैड हो जाएगा। मैंने कहा सिचुएशन मेरे पे छोड़ दो, मैं इसी गाने पे थोड़ा। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुधाकर मटकर और गणेश शिंदे। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिल्मकार मनोज कुमार से की गई बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।